all the carbon compounds found in living organisms are called biomolecules, right? So types of the biomolecules. Biomolecules can be classified as biomacromolecule and biomicromolecule. Okay? Types of the biomolecules. These are of two types: micromolecules, micromolecules or macromolecules. Macromolecules. मैक्रो क्या होता है? लार्ज. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे दोज आर कॉल्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड जो स्मॉलर होंगे दोज आर कॉल्ड द माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है. जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहले मैक्रो करते हैं. मैक्रो कौन सी हैं? प्रोटीन्स. मैक्रो आर द प्रोटीन्स. जो प्रोटीन्स हैं दीज आर द पॉलीमर्स. तो इनके मोनोमर कौन से होते हैं? इन पॉलीमर्स के मोनोमर Amino कौन से acids. होते हैं? अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड्स आर द micromolecules. Amino acids are the micromolecules. अमाइनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स है. मोनोमर है किनके? माइक्रोमोलिक्यूल्स के, पॉलीमर्स के, प्रोटीन्स के. ठीक है, राइट. देन फिर है और कौन सी एग्जांपल है? शुगर्स. शुगर्स आर देयर. शुगर्स आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स. शुगर्स, sugars, micromolecules, and macromolecules are the polysaccharides. 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 These are the macromolecules. Then nucleotides are the micromolecules. Nucleotides. These are the micromolecules, and nucleic acids are the macromolecules. Nucleic acids. Nucleic acids are the macromolecules. Then एक और आ जाते हैं micromolecules. Those are the lipids. Those are the lipids. Lipids are also micromolecules. So again, what are the biomolecules? All the molecules present in living organisms are called the biomolecules. Biomolecules can be classified as micromolecule and the macromolecule. Micromolecule and the macromolecule. So micromolecule कौन से हैं? Micromolecule amino acids, sugars, nucleotides and the lipids. These are the micromolecule. Then macro कौन से हैं? Proteins, polysaccharides and the nucleic acids. These are the macromolecules. ठीक है. देन जो है ना माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका जो वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, दैट विल बी लेस देन द दैट विल बी लेस देन द 1000 डाल्टन्स. ठीक है. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी लेस देन द 1000 डाल्टन्स. राइट. सो आप लिख लो नेक्स्ट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द molecular weight इनका that will be less than the 1000. राइट. अभी बच्चे कुछ अभी ज्वाइन कर रहे हैं. चलो. राइट. इनका मॉलिक्यूलर वेट है that is less than 1000 डाल्टन्स. तो ये डाल्टन इनकी यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट की. लेस देन 1000 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट है इनका. और इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स का? राइट. कितना होगा? मोर देन 10,000 डाल्टन्स. 10,000 डाल्टन से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं दोज आर कॉल्ड द मैक्रो मॉलिक्यूल्स.
Micromolecules, molecular weight less than 1000 daltons, right? And macromolecules more than 10,000 daltons. Micro में आगे amino acids, sugars, nucleotides and the lipid. Macro के अंदर proteins, polysaccharides and the nucleic acids. ठीक है, right? So these are the biomolecules. Now, so these are some lines taken from the NCERT. इन्हें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? कई बार इस पे कोई क्वेश्चन बन जाता है, right? This is for actually basic understanding. So there is wide diversity in the living organism in our biosphere. ठीक है, biosphere में क्या है? Living organism की wide diversity है, ठीक है? तो कहते हैं कि हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम ही केमिकल से बने हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से? यस, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से बने हैं, ठीक है? तो यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड. एलिमेंट का लिविंग टिश्यू से कैसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट लेके, राइट, उनमें उनका एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? आगे छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आएगा. कहते कि इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट as an example of non living matter. कहते लिविंग मैटर पे एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है, उसके एलिमेंट्स फाउंड किए जाते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना? अगर ऐसा ही एनालिसिस अर्थ क्रस्ट पे किया जाए, मींस हम देखें कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना? तो हम क्या देखेंगे कि अर्थ में भी वही एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स present in a sample of earth's crust or also present in a sample of living tissue. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में भी वही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लिविंग टिश्यू में भी सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या रहेगा उनमें? डिफरेंस हम देखते हैं आगे टेबल से. तो देखते हैं कि जो लिविंग टिश्यू है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट, अर्थ क्रस्ट से ज्यादा है. लिविंग टिश्यू हैज carbon and hydrogen more than the earth's crust. ठीक है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन लिविंग टिश्यू में ज्यादा होगा, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होगा. दैट्स व्हाई जो लिविंग टिश्यू में मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दोस आर कॉल्ड द बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया. सो यहाँ पे लिखा था टेबल 9.1, है ना? नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टेबल 9.1. ये आपकी एनसीईआरटी का टेबल है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ इस टेबल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 टेबल आएंगे इसमें, इस चैप्टर में, ऑल आर इम्पॉर्टेंट. अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर. कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर. तो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं सारे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है, ये ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज वेट प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स का, है ना? अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे सोडियम तक सारे एलिमेंट्स हैं जो, वो क्या है, ह्यूमन बींग्स में ज्यादा है. हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सोडियम. सोडियम को छोड़ दो, सल्फर तक, फर्स्ट 5, ठीक है? सोडियम नहीं लेना, सल्फर तक फर्स्ट 5, ठीक है? ये क्या है, ह्यूमन बॉडीज में ज्यादा है ना? एंड अर्थ क्रस्ट में कम है. फर्स्ट 5 एक तो जो आ जाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वाले, वो तीनों याद कर लो. नाइट्रोजन याद कर लो, सल्फर याद कर लो. नाइट्रोजन एंड सल्फर, राइट. नाइट्रोजन हम करते हैं नाइट्रोजिनस बेस इन द डीएनए, सल्फर इन द प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन बनाने हैं. तो ये सारे 5 के 5 क्या है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है. बाकी रह गए 4, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन. ये कहाँ पे ज्यादा है,
अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है ये चारों, ठीक है, राइट, दीज आर मोर इन द अर्थ क्रस्ट। जस्ट 1 मिनट, राइट, ये कहाँ पे ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में। तो इसे याद करने के लिए कि अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट ज्यादा हैं, राइट, आप एक सेंटेंस याद कर लो, नॉट सेंटेंस भी नहीं बन रहा ये, सो कॉल्ड, अच्छा जो अर्थ है, धरती है, उसे धरती माँ बोलते हैं ना, है ना, तो सो कॉल्ड मासी, माँ, ठीक है, धरती माँ, माँ तो नहीं है, माँ तो आपकी मदर है, तो इसे मासी बोल दे, माँ जैसी, ठीक है, सो कॉल्ड मासी, तो अभी क्या होगा, सो से हो गया सोडियम, ठीक है, सो से लिख लो सोडियम, राइट, Ca से हो गया कैल्शियम, Cal कैल्शियम, राइट, फ्रॉम Cal कैल्शियम, कि अदरवाइज टेबल याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आई विल टेल यू सारे ट्रिक्स, ठीक है, मास से बना लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सी से बना लो सिलिकॉन, ठीक है, सो अर्थ है सो कॉल्ड मासी, माँ जैसी है आपकी मासी, ठीक है, तो इसमें क्या, सो कॉल्ड मासी, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, ठीक है, एक तो ये याद कर लो, अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट्स ज्यादा है, दीज वन, एंड ह्यूमन बॉडी में कौन से ज्यादा, जो रह गए, या तो वैसे याद कर लो, या फिर याद कर लो कि एक तो CHO जो कार्बोहाइड्रेट्स याद करते हो, एक क्या है DNA में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, एक क्या है सल्फर जो प्रोटीन्स में प्रेजेंट है ना, ये 5 वाले हैं जो 5 के 5 ह्यूमन बॉडी में ज्यादा, राइट, एक ये लर्न कर लो, एक वेरी लिटिल अमाउंट किस एलिमेंट की अर्थ क्रस्ट में, नाइट्रोजन की, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स में वेरी लिटिल अमाउंट किसकी है, नेग्लिजिबल अमाउंट सिलिकॉन की, ठीक है, सिलिकॉन की, ओके, एक राइट, एक तो ये आपने याद कर लिया कौन सी अर्थ क्रस्ट में ज्यादा, कौन सी ह्यूमन बॉडी में, नेग्लिजिबल अमाउंट किसकी है ह्यूमन बॉडी में एंड अर्थ क्रस्ट में, राइट, ओके, सो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बनेंगे, एंड देन आफ्टर दैट देन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो कि ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे है कार्बन, राइट, सेकंड नंबर पे है कार्बन, फिर आ जाता है नाइट्रोजन, राइट, फिर आ जाता है नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, एटलीस्ट 3 याद कर लो, चलो OCN 3 इसके याद कर लो ह्यूमन बॉडीज के, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया 65%, देन आ गया नाइट्रोजन, देन आ गया नाइट्रोजन नहीं आएगा, देन आ गया कार्बन एंड देन आ गया नाइट्रोजन, ऐसे ही आप अर्थ क्रस्ट में भी 3 एलिमेंट याद कर लो, सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पे आ गया इसके सिलिकॉन एंड थर्ड नंबर पे आ गया कैल्शियम, ठीक है, सो ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड द कैल्शियम, राइट, 3 एलिमेंट्स एटलीस्ट लर्न कर लो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा उससे कम अर्थ क्रस्ट में ह्यूमन बॉडी, राइट, एनसीईआरटी ने तो जस्ट एक टेबल दे दिया आपको, इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन जाए, राइट, इज इट क्लियर, Yes, ma'am. okay, now let us move on the next slide, so अभी हम करते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, सो जो लिविंग बॉडीज हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है जो, वो हमें एनालाइज करनी है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है लिविंग बॉडीज में, ठीक है, सो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू एनालिसिस, टिश्यू एनालिसिस, इसमें क्या करेंगे हम, कोई भी लिविंग मैटर ले लेंगे, एनी लिविंग टिश्यू, लाइक द कोई भी वेजिटेबल ले लो, कोई लीफ ले लो,
ठीक है, वेजिटेबल ले ली, राइट, या फिर कोई और लीफ ले लिया, एनी लीफ, राइट, और लिवर ले लिया, ऑर्गेनिज्म का रेड ले लिया, उसका लिवर ले लिया, ठीक है, कोई भी लिविंग टिश्यू आपने ले लिया। लिविंग टिश्यू लेके उसका क्या करना है, उसे आपने मॉर्टर एंड पेसल में ग्राइंड करना है, ठीक है, माम दस्ता होता है ना, उसमें क्या करना है, उसकी चटनी बनानी है, ग्राइंड करना है आपको, राइट। इसमें क्या डाल दिया आपने, कोई लिविंग टिश्यू डाल दिया, प्लांट और एनिमल, राइट, एंड उसमें और क्या डाल दिया आपने, एक सब्सटेंस डाल दिया, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। दिस इज द trichloroacetic acid, trichloroacetic acid, trichloroacetic acid, ठीक है। सो मोटर एंड पैसल की जो हेल्प से आपने इसकी चटनी बनानी है, स्लरी बनानी है, ठीक है। सो वेजिटेबल लिविंग टिश्यू डाल दिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दिया, इसको आपने पीसा, ठीक है, ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके आप देन व्हाट विल यू डू, यू विल फिल्टर द मैटर, जो भी मटेरियल है, जो भी चटनी बन गई है, सॉल्यूशन बन गया है, उसे आपने क्या करना है, सीव करना है, ठीक है, फिल्टर करना है। अभी हम फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करेंगे, राइट। तो ये ले लिया हमने एक बर्तन, पानी, बीकर ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, यहाँ भी आप करोगे। यहाँ पे आपने ले लिया फिल्टर पेपर और मसलिन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ लेके आपने जब फिल्टर किया तो कुछ सब्सटेंसेस तो यहीं पे रह जाएंगे ऊपर ही, कुछ सब्सटेंसेस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस आ गए, जो यहाँ पे मटेरियल आ गया सबसे पहले, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, that is called the filtrate, that is called the filtrate। जो ऊपर सब्सटेंस रह गया, that is called the retentate, retentate, that is called the retentate, ठीक है। retentate, जो retentate है, ये क्या है, इसे एसिड इनसॉल्युबल पूल भी बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल, जो सब्सटेंस एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहेगी, इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। फिल्ट्रेट को बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है, एसिड में डिसॉल्व हो गए जो सब्सटेंसेस, दोज विल कम हियर, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसमें क्या होंगे, एक्चुअली इसमें क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, विच वन आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड विच वन आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से थे मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन कौन से थे मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, राइट, ये थे मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो दीज आर प्रेजेंट इन द रिटेंटेंट और द एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो नीचे आगे फिल्टर होके, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और एसिड सॉल्युबल पूल, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से थे रवनीत, रवनीत, मैम अमाइनो 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 एसिड्स, एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, और मैम शुगर्स, हाँ, लिपिड्स, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, राइट, ऑल वर द माइक्रोमोलिक्यूल्स। अभी लिपिड्स रह गया अपना, लिपिड मैंने आपको लिखवाया था माइक्रोमोलिक्यूल है, बट लिपिड क्या है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन है, लिपिड क्या रहेगा, लिपिड ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आया, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल का तो मॉलिक्यूलर वेट होता है मोर देन 10,000 डाल्टन्स, माइक्रो का होता है अप टू 1000, ठीक है, राइट। जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन ही है, दैट्स व्हाई उसे माइक्रोमोलिक्यूल ही बोलेंगे, बट वो फिल्ट्रेट भी नहीं आया, ऊपर ही रह गया, वो है, ठीक है। तो इस कारण इसे पहले तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि लिपिड्स
आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, लिख लो ये लाइन, लिपिड्स आर not strictly बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ऊपर रह गए हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बट दे आर नॉट बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर नॉट बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट? व्हाई? क्योंकि जो लिपिड्स है ना, लिपिड, आपने लिपिड हमने वो पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर होती है उसमें, है ना, राइट? Yes, ma'am. जब हमने ये चटनी बनाई, स्लरी बनाई, ठीक है, तो जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना, लिपिड लेयर थी, राइट, लिपिड लेयर थी, वो ब्रेक तो होगी, बट वो लिपिड मॉलिक्यूल एक एक अलग अलग नहीं होता। वो क्या करती है, वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं, जब वेसिकल्स बना लेते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स, ब्रेक हो गए, बट ब्रेक होके ऐसे वेसिकल्स बना लिए, एग्रीगेट हो गए। सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं होते, दैट्स व्हाई वो फिल्टर में से नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, बाकी मैक्रोमोलिक्यूल तो सेपरेट हो गए, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल हो गए, ये सेपरेट नहीं होती है, एग्रीगेट्स बना लेते हैं। ठीक है, लाइन लिख लो, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स टू फॉर्म वेसिकल्स आफ्टर ग्राइंडिंग इन द लिपिड्स, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कम इन द filtrate, because cell membrane ruptures to form vesicles after grinding or after breaking, so lipid molecules do not come in the filtrate, they retain in the retentate. यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ऊपर रेंटेट लिख दिया, रिटेंटेट है, RETEN, ठीक है, रिटेंटेट, these are the correct spellings, retentate, retentate, okay, right? So ये हो गया। सो यहाँ पे लिपिड्स भी आ गए, बट लिपिड्स आर द एक्सेप्शन, lipids are the exception, lipids are the micromolecules, but they come in the retentates, ठीक है, micromolecules। सो ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे आ जाएगा एनसीईआरटी की, ठीक है, राइट? यहाँ तक ओके, क्लियर है? फिर Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब्सटेंसेस था ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, बट हमारी बॉडी में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सर्टेन inorganic, certain many inorganic substances also present in our bodies, organic substances, ठीक है। so inorganic substances कौन कौन से हैं? so mineral composition अगर स्टडी करनी है हमने, so now अपनी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। उन्हें स्टडी करने के लिए, उन्हें लिविंग टिश्यू से स्टडी करने के लिए कि लिविंग टिश्यू में कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज करेंगे। डिस्ट्रक्टिव मेथड मींस क्या होगा, राइट? डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, हम लिविंग टिश्यू को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्टिव मेथड होगा, देखेंगे कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। पहले तो क्या होता है, यू विल टेक द लिविंग टिश्यू ले लिया, जैसे लिवर या कोई लाइक लीफ एटसेट्रा, ठीक है, उसका आपने वेट किया, जब उसे वे किया, दैट इज कॉल्ड द वेट वेट। वेट क्यों? बिकॉज इसमें बहुत सारा लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर, वेट वेट, ठीक है, वेट वेट है। देन आपने उसे क्या किया, ड्राई किया तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, ड्राई किया आपने, राइट, वाटर विल इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट्स, वाटर इवेपोरेट्स, तो जो बाकी का लिविंग टिश्यू बच गया उसे फिर से आपने वे किया, ठीक है, जो लिविंग टिश्यू, दैट इज कॉल्ड द वेट, दैट इज कॉल्ड द ड्राई वेट, दैट इज कॉल्ड द लिविंग टिश्यू का क्या है, ड्राई वेट है, ठीक है, फिर से वे किया, ड्राई वेट आ जाएगा, ठीक है, उसका अभी वाटर उसमें से निकल चुका है, राइट। देन हम क्या करेंगे, जो लिविंग टिश्यू है
लिविंग टिश्यू है उसको क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। ठीक है, उसे क्या कर दिया गया, बर्न कर दिया गया, बर्न कर दिया गया जब तक कि उसकी ऐश न बन गई, राख न बन गई। जब उसे बर्न करते हैं ना तो क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, बर्निंग पे क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स, राइट, वो इवेपोरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन जानी है, वाटर वेपर्स बन जाने हैं। ठीक है, सो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते थे ना। ठीक है, Yes, ma'am. कार्बन तो निकल गई है यहाँ से, सो क्या बन जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स। ओके, तो बाकी का जो रह गया ऐश। ठीक है, सो ऐश में क्या प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और द मिनरल्स। ऐश, इसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और द मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, या फिर मिनरल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे लाइक द कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, राइट, दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। सो ऐसे डिस्ट्रक्टिव मेथड से क्या करेंगे, मिनरल्स की लाइक कंपोजिशन देखेंगे, कौन कौन से मिनरल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं। राइट, दिस वन, राइट, ये मिनरल की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या क्या प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड अदर कंपाउंड्स लाइक द सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। ठीक है, राइट। सो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये फाइंड करना कि सोडियम का क्या फंक्शन है, पोटेशियम का क्या फंक्शन है, कैल्शियम का क्या क्या फंक्शन है अपनी बॉडी में। ठीक है, यू विल फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। ओके, राइट, जितने आपको पता चलते हैं फाइंड करना, देन रेस्ट ऑफ द जो फंक्शंस है आई विल टेल यू टुमारो। ठीक है, सो व्हाट आर द फंक्शंस, क्योंकि अपनी बॉडी में इनके फंक्शन है तभी प्रेजेंट है ना, राइट, एंड किसी न किसी चैप्टर में ये फंक्शंस प्रेजेंट ही होंगे। जैसे कैल्शियम बोन फॉर्मेशन में है ना, कैल्शियम ने बोन बनानी है, या फिर कैल्शियम हमने कहाँ पे किया था, मसल कंट्रैक्शन में किया था, याद है ना, फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी Yes, में, ma'am. है ना, तो इट वाज नीडेड देयर, राइट। सो आपने करना कि क्या क्या फंक्शन है अपनी बॉडी में इनके। ओके, ट्राई ट्राई टू फाइंड आउट। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। हाँ, नेक्स्ट ये टेबल है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल। जो एक सेल है, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एमसीक्यू आएंगे इससे। वाटर है 70 to 90%, प्रोटीन्स हैं 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, आयंस 1%। अभी इसकी कंपोजिशन लर्न करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो पता है, सभी को पता है कि पानी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है ना, इसको मैं पानी बोल रही हूँ जानबूझ के, पानी, वाटर। ठीक है, आपने सीरियल ऑर्डर में भी याद करेंगे, पानी, न से याद कर लो 90% तक, 70 to 90% तक है, न से ये याद हो गया, प से याद हो गया, नेक्स्ट आएगा अपना प्रोटीन्स, नेक्स्ट अमाउंट आ गई प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कितने कितने हैं, स्पेलिंग में ही आप देखो 10 to 15% याद हो जाएगा। पहले तो हमने टेबल बनाना है, हमने याद किया भी भाई, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वाटर। सो वाटर कितना है, वाटर को हमने पानी लिखना है याद करने के लिए, पानी न 90% तक है, 70 to 90 याद आ जाएगा। फिर पर से नेक्स्ट कौन से हैं, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की कितनी अमाउंट है, प्रोटीन्स इसमें 10 आ गया। ठीक है, 10 बना सकते हैं ना,
ठीक है, 10 to 15% है, 10 to 15% याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अब देखो कितने 3%, कैसे याद करेंगे? इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं 3 वर्ड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जब बोलते हैं प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। 3 वर्ड्स में स्प्लिट कर सकते हैं, सो 3% है इसकी। ठीक है, देन लिपिड्स। लिपिड से आप लिप्स बना लो, कितने लिप्स होते हैं सभी के? अपने 2 ही लिप्स होते हैं, तो 2% आ जाएगी इसकी। ठीक है, देन न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम क्या काउंट करते हैं? एसिड के कितने लेटर्स हैं? 5। न्यूक्लिक के कितने हैं? 7। तो 7 to 5 तो हो नहीं सकता, 5 to 7। ठीक है, फिर आयंस। आयंस आयंस में ये 1 दिख रहा है आपको, आई से स्टार्ट हो रहा है, इसे 1 बना लें, है ना, राइट। सो आयंस की कॉम्पोजिशन याद हो जाएगी। सो वाटर 70 to 19, प्रोटीन्स 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, 3%, लिपिड्स 2 लिप्स है अपनी, 2%, न्यूक्लिक एसिड, एसिड के 5 लेटर्स, न्यूक्लिक के 7, 5 to 7%, आयंस, आई को 1 बना लो आप। ठीक है, तो ऐसे सारा टेबल इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, तो यहाँ Yes, तक ma'am. ठीक है। तो Yes, नेक्स्ट ma'am. टॉपिक करते हैं। अभी जो है ना, ये सारा बायोमोलिक्यूल्स का एक तरह की इंट्रो चल रही है, ये चैप्टर की इंट्रो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं कुछ लिख छोड़ा है आगे पीछे, राइट। तो सारा हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। देन प्राइम, ये टॉपिक आज हमने फिनिश करना है, कल से हम अमाइनो एसिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स क्या है? अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, राइट। अपनी बॉडी में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, राइट। सो मेटाबॉलिज्म से, ये मैं थोड़ा कर रही हूँ। Okay, so metabolites, primary metabolites and the secondary metabolites. Primary metabolites क्या है? Metabolites which are directly involved in body's basic metabolic reactions, those are called the primary metabolites. ठीक है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। These are essential for growth and the metabolism of the body, right? जो secondary metabolites हैं, secondary metabolites, these are not present in the animals. These are present in the plants, fungus and the microbes. Okay, and these are not required in the, we can say, the normal functioning of the body of these organisms. These are produced as the side products, राइट। इस एज अ साइड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और अगर ये सब्सटेंसेस नहीं भी होंगे तो लाइक उनकी लाइफ साइकिल पे या ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, एंड दीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट दीज प्ले रोल इन इकोलॉजिकल फंक्शंस लाइक डिफेंस, बॉडी से बचाना है, ठीक है, दुश्मनों से। जैसे कोई ये लाइक जहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, कोई पॉइजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उसकी ग्रोथ के लिए तो नहीं रिक्वायर्ड, डिफेंस के लिए रिक्वायर्ड है। जो उनकी कुछ मेडिसिनल यूज होता है, जब एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, फंगस में एंड माइक्रोब्स में प्रेजेंट होंगे। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल्स। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम टेबल देखते हैं 9.3 जो एनसीईआरटी में दिया है, राइट। These are the secondary metabolites. This is the table showing the some secondary metabolites. Some secondary metabolites. कौन कौन से secondary metabolites है? ये आपने पहले तो secondary metabolites learn करने हैं। Pigments, alkaloids, terpenoids, essential oils, toxins, lectins, drugs, polymeric substances. ये सारे क्या हैं? Secondary मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, फिर इनके आगे आपने कैटेगरी करनी है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो एल्केलॉइड्स हैं, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है।
कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन, है ना, ये सारे जो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, तो these are the secondary metabolites. इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स आ जाएंगे. एल्केलॉइड्स के अंदर मॉर्फिन, कोडीन आ गए, ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन. देन टर्पिनॉइड्स के अंदर मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल्स जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो गया, ठीक है. टॉक्सिन्स आ गए, एब्रिन एंड रिसिन, एब्रिन एंड रिसिन, ठीक है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है. ओके, एब्रिन एंड द रिसिन्स. देन फिर आगे लैक्टेंस, कॉनकेनावेलिन A, right, that is under the category lactans. Then certain drugs हैं, vinblastine and the curcumin. जो curcumin है वो मिलती है हल्दी से, ठीक है, राइट, हल्दी से मिलता है ये सब्सटेंस curcumin. एंड जो है vinblastine, ये होते हैं ना प्लांट, एंटी कैंसर ड्रग है. यस, एंटी कैंसर ड्रग है ये, ठीक है, विनब्लास्टिन है जो. एंड विनब्लास्टिन है, एंटी कैंसर ड्रग है ये विनब्लास्टिन. इवन दिस वन आल्सो, curcumin is also anti cancerous drug, ठीक है. So this is the anti cancerous drug है विनब्लास्टिन, राइट. एंड जो एक प्लांट होता है सदाबहार, ठीक है, विंसिया, राइट, सदाबहार, राइट, उससे ये विनब्लास्टिन ऑब्टेन होता है, ठीक है. एंड जो दिस वन है, ऊपर आया था अपना रिसिन. रिसिन इज obtained from कैस्टर प्लांट. रिसिन किससे ऑब्टेन होते हैं? कैस्टर ऑयल सुना है ना आपने? रिसिन obtained from कैस्टर प्लांट, ठीक है. कैस्टर प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है? रिसिनस कम्युनिस, ठीक है, इससे ऑब्टेन होगा ये रिसिन है जो टॉक्सिन है, राइट. सो विनब्लास्टिन, curcumin, then certain polymeric substances are there, rubber, gums, cellulose, ठीक है. सो कहते हैं कि जो सेकेंडरी एल्केलॉइड है, चलो ये तो टॉक्सिन्स तो उनके डिफेंस के लिए हो गया है ना, बाकी जो सब्सटेंसेस ये उनके कलर के लिए हो गए, ये पिगमेंट्स जो हो गए है ना, राइट. बाकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, उन सभी का अभी तक मतलब प्रॉपर फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ. ये देखो लिखा हुआ है, व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस आइडेंटिफाई हो चुके हैं एंड प्ले known role in the normal physiological processes, we do not at the moment understand the role or functions of all the secondary metabolites. So सारे secondary metabolites का भी रोल जरूर के फंक्शन नहीं पता कि होस्ट में, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें क्या फंक्शन है. ठीक है कि ह्यूमंस उन्हें अपनी वेलफेयर के लिए यूज कर लेते हैं. रबर प्लांट से हम रबर ऑब्टेन कर लेंगे, सर्टेन प्लांट से हम ड्रग्स ऑब्टेन कर लेंगे, स्पाइसेस ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है, सैंड्स, पिगमेंट्स ऑब्टेन कर लेंगे. बट ये ड्रग्स प्लांट ने खुद क्यों बनाई, उनको क्या यूज था इसका, ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है यूज हो गया. या रबर हमने उसकी ले ली है प्लांट की, बट प्लांट रबर क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. सो ये अभी फंक्शंस उनके अननोन है. सो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट. सो उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. ओके, so up to here we have done. Just go through the NCERT एक बार just have a look.